दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी कल रविवार का दिन था, काफ़ी दोस्तों ने एग्ज़ाम दिए होंगे अपने प्रमोशन के, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्केल 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 सारे एग्ज़ाम कल हुए हैं। तो आज मैं जो रिकॉर्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके बीच, वो है 1 to 2 के लिए। स्केल 1 से स्केल 2 के प्रमोशन में जो सवाल आए थे कल, वो रिकॉर्ड क्वेश्चन के साथ, मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आज 20 सवाल जो कल आए थे एग्ज़ाम में, उनको लेकर आया हूँ और ये 20 सवाल कौन कौन से आए थे इस पर चर्चा करते हैं। अगर ये वीडियो आप ठीक से देखेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी मदद होगा। चलिए पहला सवाल जो आज आया था वो है, पारी पासु चार्ज इज एप्लीकेबल इन। पारी पासु चार्ज कहाँ लागू होता है? जी हाँ, पारी पासु चार्ज कहाँ लागू होता है, ये पहला सवाल आया था। तो पारी पासु चार्ज कंसोर्टियम फाइनेंस में लगता है जब एक से ज़्यादा बैंक किसी फर्म को लोन देते हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी पर जो चार्ज लगता है वो पारी पासु चार्ज होता है और प्रोरेटा बेस पे रहता है, उनके जो लेंडिंग अमाउंट के आधार पर प्रोरेटा बेस पे रहता है। और दूसरे सवाल पर चर्चा करते हैं। दूसरा सवाल जो आया था, A letter of administration is issued when। A letter of administration is issued when। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब इशू होता है? और इसका सही उत्तर है कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है सरोगेट कोर्ट द्वारा इशू होता है। डिसीज के केस में जब एसेट पर्सन विदाउट विल के ख़त्म हो जाता है, विदाउट मेकिंग विल ख़त्म हो जाता है, तो उसमें लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त किया जाता है, जारी किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल, जो अगला सवाल आया था इसमें, इन हाउ मेनी डेज IBC टू बी कम्प्लीटेड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोर्ट में अगर कोई केस जाता है NCLT या DRT के पास, तो कितने दिनों के अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए? और ये पहले 270 दिन का था, 180 दिन प्लस 90 डेज, पर रिसेंटली इसको रिवाइज किया गया जो 330 दिन किया गया। तो इसका सही उत्तर है 330। सवाल नंबर 4 आया था, इन सेंट पर्सनल लोन स्कीम मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना होता है? सेंट पर्सनल लोन जो सेंट्रल बैंक का रिटेल लेंडिंग स्कीम है, जो सैलरी के अगेंस्ट दिया जाता है, वो कितना होता है? तो वो 20 टाइम ऑफ ग्रॉस इनकम और मैक्सिमम 10 लाख। इसका सही उत्तर है 20 गुना उसके सैलरी का, ग्रॉस इनकम का, या मैक्सिमम 10 लाख। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 जो आया था, द वर्ल्ड बैंक हैज़ टू बी प्रोवाइड हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ टू मेगा फूड पार्क इन इंडिया। वर्ल्ड बैंक रिसेंटली एक सैंक्शन किया है जो फाइनेंस करने के लिए मेगा फूड पार्क इन इंडिया के लिए, वो कितना करोड़ है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है 3000 करोड़। 3000 करोड़ उन्होंने फंड प्रोवाइड करने के लिए सैंक्शन किया है इंडिया में विभिन्न जगहों में फूड पार्क बनाने के लिए। जी हाँ, बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। आप देखिए सवाल नंबर 6 क्या आया है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड विथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर रोड अपग्रेडेशन। ADB महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ कितने मिलियन डॉलर का जो है एक MOU साइन किया है, जिसमें वो इतना फंड प्रोवाइड करेगा जिससे महाराष्ट्र के रोड डेवलपमेंट में लिया जाएगा। और इसका सही उत्तर है 200 मिलियन USD। 200 मिलियन USD। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 7 जो कल एग्ज़ाम में आया था 1 to 2 प्रमोशन एग्जाम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, जो 12 जनवरी 2020 को हुआ था, उसमें देखिए सवाल नंबर 7 आया था कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? और इसका सही उत्तर है मिस्टर NK सिंह। तो इसका सही उत्तर है मिस्टर NK सिंह, जो 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। तो इनका सही उत्तर है मिस्टर NK सिंह। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 जो आया था कि अभी हाल ही में एक मर्जर हुआ, तो मर्जर ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इन विच स्टेट। 13 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर होके एक फॉर्मेशन हुआ केरला बैंक का, और 21 स्टेट में। इसका सही उत्तर है केरला। जी हाँ, इसका सही उत्तर है केरला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आया था कि प्री डिसबर्समेंट क्रेडिट ऑडिट इज टू बी कैरिड आउट इन मिनिमम एक्सपोजर ऑफ। बैंकों में प्री डिसबर्समेंट क्रेडिट ऑडिट होता है कम से कम कितने एक्सपोजर के बाद? तो इसका सही उत्तर है 1 करोड़ एंड उसके ऊपर, 1 करोड़ एंड एबव के ऊपर जो होता है प्री डिसबर्समेंट क्रेडिट ऑडिट होता है। मतलब पैसा देने से पहले ऑडिट कराना पड़ता है, डिसबर्समेंट से पहले।
और 50 लाख का भी क्रेडिट ऑडिट होता है, लेकिन वहाँ पेमेंट करने के बाद होता है। तो प्री डिसबर्समेंट क्रेडिट ऑडिट आया, इसलिए 1 करोड़ एंड एबव। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एसेट कवरेज रेशियो? स्टैंडर्ड एसेट कवरेज रेशियो क्या है? एक्चुअल में एसेट कवरेज रेशियो होता है जो उसके उधार लिए हुए में से उसकी संपत्ति का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। तो ये इंडस्ट्री के लिए 2 होता है एंड यूटिलिटी कंपनी के लिए स्टैंडर्ड 1.5 होता है। तो इसका स्टैंडर्ड जो होता है इंडस्ट्री के लिए 2, फॉर एन यूटिलिटी कंपनी इट इज़ 1.5। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल आया था इसमें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में न्यूजीलैंड के बाद कौन सा कंट्री आता है? कंट्री आफ्टर न्यूजीलैंड इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। वर्ल्ड बैंक एक रैंकिंग करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें न्यूजीलैंड अव्वल पे है, लगातार अव्वल पे है। और इसके बाद कौन सा देश आता है? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर सेकंड नंबर पे आता है न्यूजीलैंड के बाद, तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करता है। इसमें इंडिया का रैंक 63 है, लेकिन सिंगापुर न्यूजीलैंड के बाद आता है। अगला सवाल आया था स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR इज डिफाइंड इन विच एक्ट? जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो कौन से एक्ट में डिफाइन है, जिसके तहत बैंकों को उनके नेट एंड डिमांड टाइम लायबिलिटी का गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, प्रतिभूति के रूप में रखना पड़ता है पैसा रिजर्व बैंक के पास। तो इसका सही उत्तर है सेक्शन 24 ऑफ BR एक्ट 1949। जी हाँ, सेक्शन 24 ऑफ BR एक्ट 1949। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो आया था, व्हाट इज़ द इनकम क्राइटेरिया ऑफ MIG 1 इन प्रधानमंत्री आवास योजना? जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 4 कैटेगरी में बांटा गया है इनकम को। एक लोअर इनकम EWS, LIG एंड MIG 1, MIG 2, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1, मिडिल इनकम ग्रुप 2। तो यहाँ पूछा गया है मिडिल इनकम ग्रुप 2 के लिए आय की क्या क्राइटेरिया है? तो एबव 12 लाख टू रुपीज़ 18 लाख इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। सवाल नंबर 14, स्टॉक ऑडिट इज कैरिड आउट बाय इंटरनल एंड कॉन्करेंट ऑडिटर इन विच एक्सपोजर? बैंकों में स्टॉक ऑडिट कितने करोड़ के एक्सपोजर में किया जाता है इंटरनल और कॉन्करेंट ऑडिटर के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है ₹5 करोड़ एंड एबव। 5 करोड़ के एबव के एक्सपोजर में स्टॉक ऑडिट जो है कैरिड आउट करना पड़ता है कॉन्करेंट ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर के माध्यम से। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 15, आयुष्मान भारत स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री इन विच स्टेट? जी, आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जीवन आरोग्य योजना के तहत लॉन्च किया गया, जिसमें 5 लाख की बीमा परिवार को दी जाती है, इस व्यक्ति को दी जाती है, तो इसको कौन से स्टेट से लॉन्च किया गया था? तो ये इसका उत्तर है झारखंड से लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने किया था आयुष्मान भारत स्कीम का घोषणा किया था, लॉन्च किया था, उसको शुरुआत की थी। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 16, व्हाट इज़ द मैंडेटरी लीव डेज ऑफ स्टाफ वर्किंग इन बैंक? जो बैंकों में काम करते हैं उनके लिए मैंडेटरी लीव डेज उनके पॉलिसी में, HR पॉलिसी में है, वो है 10 दिन का। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा 10 दिन का। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 पे, कट ऑफ लिमिट्स ऑफ रिपोर्टिंग टू क्रिलिक। जी हाँ, क्रिलिक को रिपोर्टिंग करने के लिए जी हाँ, क्रिलिक में रिपोर्टिंग करने के लिए कट ऑफ पॉइंट जो है कितना है? क्रिलिक जिसको सेंट्रल रिपोजिटरी एंड इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट बोलते हैं, यहाँ पर कट ऑफ पॉइंट है 5 करोड़ एंड एबव। जी हाँ, 5 करोड़ एंड एबव के जो लोन है उनकी रिपोर्टिंग क्रिलिक को की जाती है। अगला सवाल आया था, मेन वर्क ऑफ RBI का मुख्य कार्य क्या है? जी हाँ, ऑप्शन में से ये सबसे जो ऑप्शन था सही उत्तर है वो है वर्किंग एज ए बैंक ऑफ गवर्नमेंट एंड एज ए बैंकर ऑफ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। जी हाँ, RBI का मुख्य कार्य है वो सरकार का बैंक है और बैंकों का बैंकर है। जी हाँ, ये उनका मुख्य कार्य है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल कम्स अंडर विच एक्ट? सेफ कस्टडी ऑफ जो आर्टिकल है वो कौन से एक्ट में आता है? तो ये आता है अंडर सेक्शन 151 एंड 152 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। इसका सही उत्तर है 152, 151 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पर, रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ CIC? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के रेगुलेटर कौन है? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2005 के तहत 4 कंपनियां बनाई थी, जिनमें सिविल
3 5 मार्क्स इक्विफैक्स और एक्सपीरियन है जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है और इसका रेगुलेटर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए आज के वीडियो का अंतिम सवाल, एक्चुअल में मेरे पास 70 सवाल आ गए हैं कल के एग्ज़ाम जो हुए थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 में, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं वही उन सवालों के बारे में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 12 जनवरी 2020 के 1 to 2 प्रमोशन एग्जाम में आए थे और आज 21 प्रश्न लेके आया हूँ। कल फिर मैं कुछ प्रश्न आपके साथ लेके आऊँगा, ऐसे करते करते हम पूरा कवर कर लेंगे। तो आज के वीडियो का अंतिम सवाल देखिए, कवर करते हैं। द स्वच्छ भारत अभियान रूलर इज ऑपरेटेड अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। स्वच्छ भारत अभियान अगर रूलर है तो कौन से मिनिस्ट्री में ये इसको देखता है? तो मिनिस्ट्री का नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अगर स्वच्छ भारत अभियान रूरल में है तो इसको देखेगा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, और अगर स्वच्छ भारत अभियान अर्बन है तो इसको देखेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ये सही उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन रूरल के सवाल में। तो चलिए दोस्तों, ये थे 21 सवाल जो अभी कल ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्केल 1 से 2 के प्रमोशन में आए थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल में अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही सवालों के साथ मैं आता रहूँगा और आपकी मदद करता रहूँगा, एक दूसरे से मिलकर सीखते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के सफलता की शुभकामनाएं करता हूं, और आप सभी को ये बात कहता हूं कि सफलता हमारा परिचय दुनिया से कराती है, तो इसलिए सफल होइए। एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य लेके लीजिए कि आप सफल होना है और तैयारी करिए। और आने वाले एग्ज़ाम में जिन साथियों के अभी एग्ज़ाम बचे हुए हैं, जिनका 25 जनवरी 2020 है, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सवाल एक बार देख लेंगे तो हो सकता है ये सवाल रिपीट हो जाएं उनके एग्ज़ाम में, और उनको काफ़ी मददगार होगा। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।